नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता, आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर एट अड्डा 24/7 COET टाइटन्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो ये जो आपके COET का सिलेबस है ना पॉलिटिकल साइंस का, उसका होगा थर्ड टॉपिक। और अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हो तो आपकी जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका भी ये थर्ड चैप्टर है ना, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो हम जानते हैं पिछले 2 चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा नेशन बिल्डिंग, द चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग। फिर दूसरा हमारा क्या था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट। और ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर पार्टीशन, भारत को एक स्टेबल नेशन क्रिएट करने में या नेशन को एक स्टेबिलिटी देने में कितने ज़्यादा एफर्ट्स और कितने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब हमारी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई तो हमारा जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसने किस तरह से काम किया, वो किस तरह से उसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या रंग लाई, क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या आउटकम्स रहे, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो नेशन बिल्ड हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, जिसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है, ऐसे नेशन की अब डेवलपमेंट कैसे करनी है ना। बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो डेवलपमेंट का क्या प्लान होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Why did India choose planned development? तो भारत ने प्लान्ड डेवलपमेंट क्यों चूज किया? मतलब ऐसे ही शुरू कर देते कि चलो डेवलपमेंट प्रोसेस अब शुरू करते हैं, ऐसे करके शुरू कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, हमने चूज किया कि हम एक प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे कि किस तरह से हमें अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना। तो क्यों चुना हमने ये सारा, इतने तामझाम क्यों रखे भाई हमने कि पहले प्लान करो फिर डेवलपमेंट करो? क्योंकि इसमें आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है उड़ीसा की, कि उड़ीसा में ना कच्चा सामान बहुत ज़्यादा है, मतलब खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है, आयरन ओर्स उड़ीसा में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत अधिक मात्रा में है। तो उन आयरन ओर्स को निकाल के और इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर दिया जाता है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस आयरन ओर को निकालते हैं, उस पर काम करते हैं और उसका फाइनल या फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, तो किस तरह से ये एक डेवलपमेंट का काम करेगा, है ना। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी पूरे देश की, ठीक है। और सरकार जो बाहरी देशों से निवेश लेती है या फंडिंग लेती है फॉरेन कंट्रीज से, वो भी उन्हें इनवाइट करती है कि आप आओ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन ओर्स हैं, उन्हें निकालो, उनका फिनिश्ड गुड्स बनाओ, है ना। तो ये हमारे देश को ना फॉरेन फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो 2 तरह से तो ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन वहाँ जो रहने वाले हैं लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, यानी वहाँ के निवासी जो आयरन ओर्स के आसपास हैं, अब उनके लिए क्या ये है डेवलपमेंट? वो तो वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज बैठेंगी, वहाँ पे खनाई होगी, खुदाई होगी, माइनिंग होगी, तो उन लोगों को तो करना पड़ेगा क्या, डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना, उस जगह से हटना पड़ेगा, जगह को खाली करना पड़ेगा, तो वो बेघर हो जाएंगे। तो उनके लिए ये डेवलपमेंट है नहीं, है ना, उनके लिए तो ये बेघर होना हो गया। फिर उसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट पे। अपने एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर देश को हेल्दी रखना है, हर तरह से हेल्दी देश रहेगा तभी इकोनॉमिक और सोशल हर तरह की डेवलपमेंट होगी, है ना। तो ऐसे में जहाँ पे इतनी खुदाई हो रही है, माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज बैठ रही, इतना धुआं उठ रहा है, तो ऐसे में एनवायरनमेंट को कितना खतरा होता है इन सब चीज़ों से। तो एनवायरनमेंट के लिए और उनके लिए जो कदम उठा रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, उनके लिए भी ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके लिए तो ये बुरी चीज़ हो गई ना। तो इसलिए डेवलपमेंट के मायने सबके लिए अलग अलग हैं। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट के दायरे में आती हो कि यस दिस इज़ डेवलपमेंट फॉर मी, आई फील नाउ दैट आई एम डेवलप्ड, वो किसी और के लिए लग रहा हो कि नहीं भाई मेरा तो और डिग्रेडेशन हो गया, मैं तो और डिमीन हो गया, मेरी तो डेवलपमेंट हुई ही नहीं। तो सबके लिए डेवलपमेंट का भी जो मैटर है ना, सबके लिए वो इक्वल हो, हर ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें सबका हित होता हो, गरीब का भी, मतलब जो लोग माइनिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट उनका भी, और जो उड़ीसा में, मैं उड़ीसा के एग्जांपल से ही समझा रही हूँ आपको, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, जो लोकल पीपल्स है, उनके लिए भी वो डेवलपमेंट सेम हो। तो इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ी। हमारे देश ने डिसाइड किया कि हम पहले प्लानिंग करेंगे फिर डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कूद जाएंगे कि अब डेवलपमेंट पे शुरू हो जाते हैं, नेशन बना लिया है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी तो चलो फटाफट डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा ना, किसी का भला होगा, किसी का बुरा होगा, कोई बहुत सारे पैसे कमा लेगा, कोई बेघर हो जाएगा। तो इस
सिचुएशन से बचने के लिए और सबके डेवलपमेंट को इक्वल रखने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल के लिए ज़रूरी है एक प्लानिंग। फिर देखो, इंडिया वांटेड इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए था, डेवलपमेंट का मतलब तो यही होता है ना आम भाषा में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत को क्या और चाहिए था, प्लस सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सामाजिक स्तर पे जो आर्थिक स्थिति है ना वो थोड़ी सी, पूरी तो हम इक्वल नहीं कर सकते पर उसमें कुछ तो जस्टिस रख सकते हैं ना, कि चलो थोड़ा न्याय संगत है कि हमने माइनर्स के बारे में, उन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में सोचा, तो हमने जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोचा, तो उस जस्टिस को अश्योर करना ज़रूरी था, इसलिए इंडिया ने चुना प्लान्ड डेवलपमेंट। फिर देखो, द स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि स्टेट को करना था, है ना, हम वेलफेयर कंट्री हैं, हमारे वेलफेयर फॉर ऑल हमारी कंट्री की नीति है, तो सबके बारे में सोचना था, इसलिए स्टेट ने डिसाइड किया कि हम करेंगे प्लान्ड डेवलपमेंट। फिर थर्ड पॉइंट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर्स डिड नॉट सिंपली कॉपी ईदर वेस्टर्न कैपिटलिज्म और सोवियत सोशलिज्म। उन्होंने, अब हमें प्लानिंग क्यों करनी पड़ी, किसी और देश का नकल करते, कहीं और का नकल करते तो जस का तस जैसे का तैसा लगा देते, हम अपनी भी पॉलिसीज बना देते, लेकिन हमारी भारत सरकार ने ना वेस्टर्न, ना तो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, ना तो उनको पूरी तरह से फॉलो किया, ना तो सोशलिज्म को। और इसका भी रीज़न ये था कि हमारा देश इस कंडीशन में नहीं था कि हम किसी एक रेडिकल आइडियोलॉजी के साथ साथ चले, ठीक है, तो इन दोनों का मिश्रित एक आइडियोलॉजी लेके भारत में ले गए, तो इसलिए हम किसी को कॉपी भी नहीं कर सकते थे, हमें अपने डेवलपमेंट की प्लानिंग खुद करनी थी। फिर देखो, की क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट शुड सर्व इंडियाज डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। तो अब इससे सवाल ये उठता है इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद कि किस तरह का बताओ डेवलपमेंट किया जाए जो हर तरह के सामाजिक वर्ग के लिए भला हो, मतलब इसमें गरीब का भी भला हो रहा है, अमीर का भी भला हो रहा है, और कोई किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, चलो सोचते रहो, आगे की स्लाइड्स में मैं आंसर आपको खुद ही दे दूंगी। तो नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट कि क्या होता है ये, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी धन की संपन्नता एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय। फिर है, डेवलपमेंट क्रिएट्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब डेवलपमेंट के प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि ये क्रिएट करता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। राजनीति में भी झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद, कि आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो इससे बढ़िया हम मिलके एक साथ ही प्लान कर लेते हैं, भाई हम दोनों का हो जाएगा, है ना। तो उस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए भी एक प्लानिंग ज़रूरी है, प्लॉटिंग ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर देखो, माइनिंग प्लस इंडस्ट्री में प्रॉमिस इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि माइनिंग और इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने से जॉब्स हो सकती हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ में फेयर डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, यानी जहाँ पे माइनिंग करी जा रही है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं ना, उनको क्या फेस करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, यानी उनको हटना पड़ सकता है, और हटने की वजह से उनकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनको एक आदत हो चुकी है ना, स्टेबल हो चुके हैं, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि हम इसी जगह पे रहते हैं। अब जो लोग पहाड़ी, मान लो खादानी पहाड़ी जगहों पे रहते हैं, तो उनको आदत हो जाती है कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट ही हमें सूट करता है, हम कहीं और जाते हैं तो हाय बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, तो उनकी लाइवलीहुड चेंज हो जाती है, तो इस वजह से लॉस भी हो सकता है, उनके रहने के तरीके का लॉस हो सकता है। अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे तो दूसरी तरह से उन्हें ढलना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं डेवलपमेंट के साथ साथ माइनिंग वगैरह करने में। फिर देखो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स कैन अपोज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने बताया, अब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, धुएं उठ रहे हैं, खुदाई हो रही है, तो सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, इससे एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा, है ना। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इससे रेज होते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जा रहा है, तो इसलिए उसको भी कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी भाई। फिर देखो, डेमोक्रेटिक डिसीजंस मस्ट वे प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर जनरेशंस। और जो डिसीजन हमें लेना है वो उनके बारे में, सिर्फ आज के बारे में सोच के नहीं लेना है, चलो जितने पैसे आज ही उड़ा देता हूँ, सारा आज ही खा जाता हूँ, जो भी मुझे जितना घूमना है, दुनिया घूमनी, सब आज घूम लेता हूँ सारे पैसे खर्च करके, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना।
हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो इसलिए जो भी डोमेस्टिक डिसीजंस होंगे, यानी देश से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे रिगार्डिंग प्लानिंग, रिगार्डिंग डेवलपमेंट और वटेवर, तो वो ना फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोच के लिया जाएगा और प्रेजेंट के बारे में तो सोचा ही जाएगा। खैर, एक्सपर्ट इन्फॉर्म द डिबेट, फाइनल चॉइस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। अब ये सारी जो हमने आर्गुमेंट्स रखे कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या है, इनका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? हम लेते हैं। हम किसके थ्रू लेते हैं? पॉलिटिक्स के थ्रू। पॉलिटिकल डिसीजन यानी जिनको हमने चूज किया है वो हमारे लिए ये डिसीजन लेते हैं, जो होता है एक राजनीतिक डिसीजन। ठीक है, ये एक बुक है डेवलपमेंट फॉर होम, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू संबोधित कर रहे हैं लोगों को डेवलपमेंट या इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आपकी बुक में दिया है, तो आई थॉट यू शुड वॉच दिस पिक्चर वेरी केयरफुली एंड गो टू नेक्स्ट स्लाइड। लेफ्ट वर्सेस राइट एंड द इंडियन कॉन्सेंसस। अब प्लानिंग, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया भाई कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, एक प्लान्ड वे में, है ना। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर डेवलपमेंट हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है। तो इसमें अब दो तरह के आइडियोलॉजीज खुल के आई, लेफ्ट और राइट। और पहले हम जान लेते हैं लेफ्ट राइट होता क्या। तो ये लेफ्ट राइट वर्ड आया है ना फ्रांस से, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। जो लुई 16 थे, इफ़ यू डोंट नो मच अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बस आप ये जानो कि वहाँ से मोनार्की को हटाने के लिए क्रांति टाइप की हुई थी, है ना। क्रांति मतलब वही मारकाट झगड़े वगड़े हुए थे। तो फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लुई 16 वहाँ के किंग थे, तो उनके सपोर्ट में कुछ लोग बैठे और कुछ लोग उनको अपोज कर रहे थे। तो जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो बैठे उनके राइट साइड में, और जो लोग उन्हें अपोज कर रहे थे वो बैठे लेफ्ट साइड में। जो सपोर्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि मोनार्क ही रहे, राजा बने हैं तो राजा बने ही रहें, और जो उनके लेफ्ट में थे वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हटाओ, इनके हाथ से सत्ता निकालो। और सत्ता सामूहिक रूप से किसी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, पर एक सभा को दी जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट जो किंग के सपोर्ट में नहीं थे, जो ट्रेडिशनल जो रूल चला रहा था, कस्टम चला रहा था, उनके सपोर्ट में नहीं थे। और राइट जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रूलिंग और गवर्निंग जो भी था उसके सपोर्ट में थे, है ना। तो लेफ्ट और राइट की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि इफ़ समवन इज ट्रेडिशनल तो उन्हें आप सिंपली जान लो कि वो राइट विंग के हैं। और अगर कोई है जो रेडिकल है या फिर जो पुरानी परंपराओं के खिलाफ थोड़ा जाके, थोड़ा सा प्रेजेंट में रह के ओपन माइंड, या फिर उनकी सोच हो सकती है ओपन माइंड, हो सकता है वो किसी और के लिए ओपन माइंड ना हो, तो इस तरह से जिनकी सोच होना वो होते हैं लेफ्ट। ठीक है, थोड़ी और डिटेल हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो लेफ्ट क्या होते हैं? मोर स्टेट कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो राजा के हित में नहीं चाहते थे। वो चाहते थे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में हो, राज्य के कंट्रोल में हो। और राइट क्या चाहते हैं? ओपन कंपटीशन एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। राइट विंग चाहते हैं कि मार्केट में यानी इंडस्ट्रीज़ को बिठाने दो और जो जैसा करेगा उसको वैसे मिलेगा, हमें उनमें कोई ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेफ्ट चाहता है कि दखल ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। फिर लेफ्ट चाहता है ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल जस्टिस। लेफ्ट का मानना है कि लेफ्ट में, जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट अपने आप को थोड़ा ओपन करके सोचते हैं, तो ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किस पे हो, जोर किस पे हो? सोशल जस्टिस में, यानी सबका हित, सबके हित के बारे में सोच के राजा डिसीजन ले। और राइट क्या चाहता है? लिमिटेड नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट को कम से कम इंटरवीन करना है। जिसका काम है, बाजार का काम है, बाजार खुद ही देखेगा कि कौन बढ़िया कर रहा है, वो बढ़िया मूल्य लगा रहा है, जो बढ़िया नहीं कर रहा है उसको अपने मूल्य, उसके अपने दाम कम रखने हैं। तो राइट चाहता है ना कि स्टेट इसमें कम से कम इंटरवीन करे। दस्तखत क्या कहते हैं उसको, मतलब स्टेट उसमें कम से कम अपना पैर मारे, स्टेट उससे दूर है। ठीक है, लेफ्ट चाहता है वहीं पे कि स्टेट ज़्यादा दखल दे, तो राइट चाहता है कि स्टेट कम से कम दखल दे, और स्टेट चाहता है, लेफ्ट चाहता है कि स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा दखल दे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट इंटरवेंशन नॉट प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टेट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट, किस लिए है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो लेफ्ट चाहता है कि स्टेट इंटरवीन करे, किस लिए? ताकि जो रिसोर्सेज है ना उनको बराबर में बांटा जाए। ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा हो जा रहा है, किसी के पास कम हो जा रहा है। और वहीं राइट क्या चाहता है? प्राइवेट इनिशिएटिव सीम एज अ ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस। इनको लगता है कि स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सीन एज अ ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस।
प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्रोग्रेस का ड्राइव कर, प्रोग्रेस को मतलब और ज़्यादा बढ़ाता है, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में देने से ही हमें उन्नति मिलेगी, ठीक है। ये हमने जान लिया लेफ्ट और राइट की क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है रिगार्डिंग हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं 2 मॉडल्स इंडियाज ऑन रूट। अब 2 मॉडल थे जब भारत को अपना डेवलपमेंट क्या करना था, प्लान करना था। तो 2 मॉडल कौन से थे जी, तो 2 मॉडल थे, एक सोशलिस्ट मॉडल था और एक था कैपिटलिस्ट मॉडल। तो सोशलिस्ट मॉडल क्या था, जो रशिया के पास था, वेस्टर्न यूरोप, रशिया के पास था सोवियत यूनियन, यानी रशिया और उसके जो साथ में उसके खेमे में लोग थे उनके पास था सोशलिस्ट मॉडल। और कैपिटलिस्ट मॉडल था वेस्टर्न यूरोप, यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ना तो वेस्ट में है ना तो यूएसए के आसपास कहीं है, स्टिल ऑस्ट्रेलिया भी कैपिटलिस्ट था, है ना। तो कैपिटलिस्ट क्या होता है, मार्केट कंपटीशन एंड प्राइवेट इंटरप्राइज, यानी मार्केट में जैसा है कंपटीशन वैसा चलने दो, और क्या है, प्राइवेट इंटरप्राइज, ठीक है। और वहीं सोशलिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेटर स्टेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यानी राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए मार्केट पे, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट और क्या कहते हैं, स्टेट इंटरवेंशन कंपैरेटिवली लिमिटेड, यानी स्टेट का जो इंटरवेंशन है, स्टेट कम से कम हमारे काम में या फिर डेवलपमेंट के मामले में स्टेट कम से कम इंटरवीन करे। और सोशलिस्ट मॉडल क्या कहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लानिंग वर्क सेंट्रल, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भी हमारे डेवलपमेंट होने वाले हैं उसको सबके बराबर में बांटो और उसकी एक प्लानिंग करो ताकि सबका भला सोचा जा सके, ठीक है। भारत के पास थे ये 2 मॉडल कि हमें इन 2 मॉडल के बेस पे अपना करना क्या है, डेवलपमेंट करना है। लेकिन भारत का अब लीन किधर था, मतलब किस तरफ लीन हो रहा था भारत, तो हम जानते हैं कि हमारे रशिया से तब से लेके अभी तक अच्छे संबंध हैं। और जो हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, तो वो ना उनका किधर वो लीन कर रहे थे सोवियत मॉडल यानी सोशलिस्ट मॉडल पे, रशिया की ओर लीन कर रहे थे और उनको सोशलिस्ट मॉडल ज़्यादा पसंद आया। अब क्या उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया या उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो किया, सोचो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो है प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन, जब हमने सोच लिया है कि हमें प्लान करनी है चीज़ें, डेवलपमेंट को प्लान करनी है, तो क्या चीज़ इस्टेब्लिश करी गई, प्लानिंग कमीशन। कब, 1950 के मार्च में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन से। अब आप ये भी पूछा जा सकता है ना कि किससे, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन विच केम इनटू फोर्स इन मार्च 1950, 1950 के मार्च में किसको इस्टेब्लिश किया गया, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। किस लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग कमीशन किस लिए थी, प्लानिंग तो मतलब किस चीज़ की प्लानिंग कर रही है, मर्डर का प्लानिंग तो नहीं करी गई, नहीं, प्लानिंग कर रही है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट के लिए 1950 के मार्च में प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। एडवाइजरी रोल, रिकमेंडेशंस बिकम इफेक्टिव थ्रू कैबिनेट। अब इनका जो रोल है ना कि प्लानिंग कमीशन का, वो क्या है, एडवाइजरी। ये नहीं है कि आपने जो कह दिया वो एकदम से लकीर हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपका रोल क्या है, एडवाइजरी, यानी सलाह देने का। फाइनल डिसीजन किसका होगा जी, कैबिनेट अप्रूवल के बाद आप हमें एडवाइस दोगे। प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, उनका काम रखा गया कि आप सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करो, पता लगाओ कि कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसका एक मॉडल हमें तैयार करके दो और हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, यानी कैबिनेट उस पर विचार विमर्श करेगी और कैबिनेट जब अप्रूव करेगी उस मॉडल को या फिर उनके सलाह को, तो वो चीज़ हो जाएगी, मतलब तब उस पर ठप्पा लग जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, हेल्प डिसाइड इंडियाज डेवलपमेंट पाथ एंड 5 ईयर प्लान्स। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इंडिया का जो डेवलपमेंट का रास्ता होता है ना, उसको थोड़ा सा उसको डिसाइड करने में हेल्प करी, और किसके थ्रू, 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बट फॉर अ लिटिल बिट मैं आपको बताती हूँ कि प्लानिंग कमीशन ना 5 साल का एक प्लान लेके आता था। अब देश इतना बड़ा है ना, तो एक एक महीने का तो नहीं कर सकते, एक एक साल भी बहुत ज़्यादा छोटा पीरियड हो जाएगा। तो ये 5 ईयर का प्लान लेके आते थे कि अगले 5 सालों में देश में ये चीज़ें हो जानी चाहिए।
अगले 5 सालों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती, इसकी ज़रूरत पड़ सकती, तो इसकी वजह इस तरह से हम अपना डेवलपमेंट करेंगे कि इन सारी चीज़ों से, इन बुरी चीज़ों से बच सकें, इन डिज़ास्टर से बच सकें और इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। मतलब कुल मिला के इनके 5 ईयर के प्लान्स होते थे जो ये देते थे किसको, कैबिनेट को, और कैबिनेट को वो सलाह, वो प्लान पसंद आता था तो वो उन्हें अप्रूव करती थी और उनके बेस पे काम होता था। फिर देखो, प्राइम मिनिस्टर सर्व एज द चेयरपर्सन। तो ये जो प्लानिंग कमीशन बन गई, जिसकी स्थापना हो गई कब, 1950 के मार्च में, तो उसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर को। प्रधानमंत्री उसके चेयरपर्सन की जगह को लेते थे। अब ये प्लानिंग कमीशन नीति आयोग बना है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और कब से हो गया है, तो 2015 यानी 20 इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग जो 2015 से है भारत में, और किसकी जगह है, तो प्लानिंग कमीशन की जगह है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई प्लानिंग द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, बॉम्बे प्लान। अब देखते हैं प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं पूरी दुनिया से के साथ हम थोड़ा सा कंपेयर करके उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं पूरी दुनिया के। जब उस टाइम यानी 1950s के टाइम में हुआ था ना, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी थी, तो 1950s में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं हम कि मतलब और क्या चीज़ चल रहा था, क्यों हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी, है ना, वाई प्लानिंग, क्यों प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी, उसका थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। और बॉम्बे प्लान क्या था उसके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। तो पहले मैं बॉम्बे प्लान बता देती हूँ, कब आया, 1944 में। चलो शुरू से ही पढ़ते हैं। ग्रेट डिप्रेशन सोड लिमिट्स ऑन एन अनरेगुलेटेड इकोनॉमी। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या था, ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है, नहीं, डिप्रेशन का मतलब है यहाँ पे मंदी। जो महान मंदी आई थी, महान मतलब ग्रेट डिप्रेशन मतलब बहुत बड़ी मंदी आई थी। कब आई थी जी, तो बहुत बड़ी मंदी आई थी आफ्टर 1945। क्यों 1945 के बाद इतनी बड़ी मंदी क्यों आ गई, क्योंकि 1945 तक क्या चला, वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना पूरी दुनिया जब आपस में कट मर रही थी, तो सारी चीज़ें उन्होंने झोंक दी, अपने जो भी पैसे थे, अस्त्र शस्त्र, खाना पानी, सब उसमें लगा दिया उन्होंने। तो उसके बाद अब युद्ध जब बंद हो गया, लड़ते मरते सब कुछ करते, तो उसके बाद आ गई मंदी। जब तक था तब तक वो किसी तरह काम चला रहे थे, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो अब उनके पास सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। तो पूरे विश्व में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यही है कि पूरे वर्ल्ड में आफ्टर 1945, आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आ गई थी मंदी। तो क्या था, शोड लिमिट्स ऑफ एन अनरेगुलेटेड इकोनॉमी। तो जो तब ना जब मंदी आई तब लोगों को पता चला कि अनरेगुलेटेड यानी जिस इकोनॉमी का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, वो कितनी बुरी कंडीशन ला सकती है ना। ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था जिसने भारत को भी सोचने को मजबूर कर दिया, यार पूरा विश्व जब ऐसे मंदी में फंस के पूरे तरह से, मतलब मंदी में फंस सकता है अगर अनरेगुलेटेड, मतलब रेगुलेट नहीं कर रहे हैं वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से, तो हमारा क्या होगा। तो हमें भी तो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब अपने डेवलपमेंट को प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो ये था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। फिर देखो, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथेड फेथ इन प्लानिंग। वही जब युद्ध के बाद, पोस्ट वॉर मतलब युद्ध के बाद ना लोगों ने फिर ये विचार किया कि हाँ हमें तो क्या इनका जो विश्वास था, फेथ इन प्लानिंग, वो प्लान करने में चीज़ों को जो विश्वास था ना उसको और मजबूत कर दिया। बहुत महान मंदी ने, यानी जो ये मंदी का मतलब जब बाजार बहुत लो लेवल पे चला जाता है, हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती, कमी हो जाती चीज़ों की, तो मंदी कहते हैं उसको। फिर देखो, सोवियत इकोनॉमिक ग्रोथ मेड प्लानिंग अट्रैक्टिव टू मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। अब सोवियत यानी रशिया का जो प्लानिंग मॉडल था ना, वो कई और देशों को, सिर्फ भारत को ही नहीं, कई और देशों को ये अट्रैक्ट किया कि यार ऐसे प्लानिंग करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो सकती है, ठीक है। फिर देखो, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट देमसेल्फ सपोर्टेड अ प्लान्ड इकोनॉमी थ्रू द 1944 बॉम्बे प्लान। तो जब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उन्होंने भी 1944 में वो क्या लेके आए, एक प्लान, बॉम्बे प्लान 1944 में। कौन लेके आया, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं
कि हमारे ऊपर स्टेट हमें कंट्रोल करे, ठीक है। सोवियत मॉडल क्या है, स्टेट हमें कंट्रोल करे। तो अब सोचो कोई क्यों चाहेगा यार ऐसा, मतलब सब लोग चाहते हैं कि मैं बस खुला घूमते रहूं, मैं जैसे कर रहा हूँ उसमें कोई मुझे इंटरवीन ना करे, डोंट डिस्टर्ब मी, माई लाइफ माई चॉइस। तो ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय उद्योगपतियों ने ये कहा कि हम चाहते हैं सरकार हमें इंटरवीन करे। क्यों कहा उन्होंने, इतने बेवकूफ़ लोग नहीं थे, वो भी बहुत चालू लोग थे। तो उन्होंने इसलिए ये कहा क्योंकि मंदी के बाद ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो सरकार इंटरवीन करेगी तो सिर्फ उन्हें नियम कानून ही नहीं बताएगी, उनको कुछ फंडिंग भी करेगी और हर तरह से गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी। तो इसलिए आया 1944 में बॉम्बे प्लान, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लाए, ये गवर्नमेंट से कहते हुए कि आप हमारे काम में दखल दो। फिर देखो ब्रॉड कंसेंसस, द स्टेट मस्ट प्रिपेयर अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ब्रॉड कंसेंसस यानी जो ब्रॉड लेवल पे हम सोचते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो ये कि स्टेट को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब देख चुका था हमने ना कि कैसे मंदी पड़ गई एकदम से, लोगों ने रेगुलेट नहीं किया अपने इकोनॉमी को, कोई प्लान नहीं किया। तो अब हमें ज़रूरत है कि हमें बिना प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, प्लान करके ही चीज़ों को रखना चाहिए, ठीक है। फिर देखो ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, बेसिक मैकेनिज्म। अब जो हमने पढ़ा कि 5 ईयर प्लान्स आया, कौन लेके आता, प्लानिंग कमीशन। तो उसका मैकेनिज्म कैसा था, कैसे काम करता था, तो देखो ईच प्लान सेट प्रायोरिटीज फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी हर 5 ईयर प्लान अगले 5 सालों के लिए प्रायोरिटी सेट करता था कि ये चीज़ होनी चाहिए, इस बारे में, इस सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहिए, इस सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, इस सेक्टर को और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या ये सेक्टर बहुत आगे है, बहुत पीछे, आगे तो नहीं बहुत पीछे है, ये सारी चीज़ें ये ले आते थे। फिर बजट्स वेर डिवाइडेड इनटू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर। तो ऐसे बजट डिसाइड किया जाता था कि ये हमको करना ही करना है, तो इसके लिए एक प्लान एक्सपेंडिचर रख लेते हैं, और फिर उसके बाद कहीं और ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मैंने कहा नेशनल डिजास्टर्स एंड ऑल कुछ आ सकते हैं, तो उसके लिए एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी उसको रख लेते हैं कि इसको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसका भी बजट अलग से बना के रख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इमरजेंसी फंड कुछ रख लेते हैं हम, तो उसका भी विवरण या उसका भी सलाह किसमें दिया जाता था, 5 ईयर प्लान्स में। फिर देखो प्लानिंग अलाउड द गवर्नमेंट टू सी द इकोनॉमी एज अ होल एंड इंटरवीन ओवर द लॉन्ग टर्म। तो प्लानिंग से क्या होता था ना, गवर्नमेंट को पता चल जाता था कि हमें क्या इकोनॉमी, कितने पैसे कहाँ लगाने, और उनको एक लॉन्ग टर्म ब्यौरा मिल जाता था कि कितना खर्च हमारा होगा, कितना नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपीयर्ड इन 1951। तो पहला 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट कब आया, 1951 में। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या सोचा गया, तो फर्स्ट 5 ईयर, 1 सेकेंड, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था ना कि अब देखो पार्टीशन हो गया है, हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो, तो इसकी प्लानिंग में सबसे पहले क्या सोचा गया कि हम अपने एग्रीकल्चर को, जो हमारा एग्रेरियन फील्ड है ना, वो 200 सालों से उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, वो बैठा जा रहा है, और हमारा देश उस पर कृषि पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। मतलब हमारे पास ऐसी ज़मीन बहुत ज़्यादा है जिस पे अगर हम काम करें तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है बहुत फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का यही मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर पे डेवलपमेंट करना। देखो मेन एम, पुल इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी एंड रीबिल्ड द इकोनॉमी आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद जो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गई थी, उसको फिर से रीबिल्ड करना फर्स्ट 5 ईयर का मोटो था। और क्या था, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, और कृषि पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, यानी जोर था कि सबसे ज़्यादा विकास किसका करना, कृषि का। फिर देखो मेजर इन्वेस्टमेंट किसमें का, इन इरिगेशन एंड डैम्स, इजी भाखड़ा नांगल बांध। तो इरिगेशन यानी खेती का विकास करना है, तो सबसे पहले तो इरिगेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कि पानी कैसे पहुंचेगा। इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेतों को पानी देना, तो उसके लिए डैम्स बनाए गए, उसके लिए इरिगेशन के और भी जितनी चीज़ें, डैम कौन, भाखड़ा नांगल बांध एक बहुत फेमस है डैम, तो वो मैं बता दे रही हूँ कि ये भी बनाया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर ही, इसकी प्लानिंग की गई कि ये बनेगा। फिर देखो लैंड रिफॉर्म वाज ट्रीटेड एज अ फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म, भूमि से रिलेटेड जो भी सुधार करने थे वो उनको क्या कहा गया कि सबसे ज़्यादा तो यही ज़रूरत है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर को ठीक करते हैं, क्योंकि भूमि पे ही ना
फसल उगेगी, तो भूमि को सबसे ज़्यादा पहले किससे रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक किया जाता है, ये इस पे हम ध्यान देंगे। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो भी मुद्दे थे ना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे ना, वो मैं बता रही हूँ। फिर देखो, प्लानर्स फेवर्ड अ स्लोअर पेस ऑफ ग्रोथ टू अवॉइड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अब जिन्होंने 5 ईयर प्लान को बनाया था, उन्होंने क्या किया कि हम स्लो प्रोग्रेस करेंगे, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में भाग के नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वालों ने ये नहीं सोचा, इन्होंने ये सोचा फर्स्ट 5 ईयर प्लानर्स ने कि हम थोड़ा सा धीरे 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 जाएंगे, ताकि हमारा जो इकोनॉमी अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जो फाइनेंसेस हमारे बन रहे हैं, वो थोड़े स्टेबल रहें। ऐसे लगा एक ही बार में खचाक से कर देंगे तो सारे पैसे इकट्ठे खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम गो स्लो वाला सिस्टम लेते हैं, ठीक है, गो स्लो वाला फीचर अडाप्ट करेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कब आता है, 1956 से 1961 में, और इसको कहा जाता है इसको महालनबीस प्लान भी कहा जाता है। महालनबीस प्लान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मेजर करता धरता थे ना, वो पीसी महालनबीस नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसलिए एक इकोनॉमिस्ट थे पीसी महालनबीस, इन्होंने ही सेकंड 5 ईयर प्लान तैयार किया था, जो कब आया था, 1956 से लेके 1961 का वो प्लान था, ठीक है। अब इसमें देखो, पहला हमने क्या देखा, एग्रेरियन फील्ड को हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे और स्लो जाएंगे। पर इसमें क्या था ना, कि इसमें हम इंडस्ट्रीज को देखेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज बिकेम द सेंट्रल प्रायोरिटी, यानी बहुत बड़ी बड़ी उद्योग, बहुत बड़ी बड़े फैक्ट्रीज, इनको ये सेंट्रल प्रायोरिटी बन गया। सबसे मेन फोकस इनका ये बन गया कि हम अपने उद्योग का विकास करेंगे। फिर इनको लगा अब एग्रीकल्चर तो भाई बैठ गया है, बढ़िया उसमें काम अपना बन गया, अब हम इंडस्ट्रीज पे चलते हैं। फिर देखो, पब्लिक सेक्टर वॉज एक्सपेंडेड इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी पब्लिक सेक्टर किस चीज़ों में बढ़ाया गया, इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवेज में, स्टील में, मशीनरी में एंड कम्युनिकेशंस में, ठीक है। इम्पोर्ट प्रोटेक्शन हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो, और जो इम्पोर्ट प्रोटेक्शन था, इम्पोर्ट प्रोटेक्शन यानी आने वाली चीज़ों पे मतलब थोड़ा सा वो ध्यान दिया जाए कि क्या कहाँ से आ रहा है, उन पे कैसे ध्यान देना कि ऐसे बिना किसी प्लानिंग के ना आ जाए, उन पे थोड़ा सा ध्यान देने से क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो। अब बाहर से आने वाली चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखने के लगेंगे, रेगुलेट करने लगेंगे ना, तो जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, वो रैपिडली ग्रो करेंगी। तो वो अगर वो ग्रो करेंगी तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, देश का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान का भी एक मुद्दा था। फिर देखो, गोल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ फास्टर पेस देन द फर्स्ट प्लान। तो क्या करना है, हमें बहुत तेज स्पीड से करना है। अब हमें धीरे धीरे नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे या फिर कैसी रहे, हमें बहुत तेज चलना है, तेज रफ्तार से हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ये सेकंड 5 ईयर का प्लान था। फर्स्ट का था गो स्लो और सेकंड का था गो फास्ट। फिर देखो, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी बिकम ए मेजर कंसर्न। अब इंडस्ट्रीज जब बढ़ी तो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी क्या हो गया, एक मेजर कंसर्न बन गया। इसने किसको इम्पैक्ट इसका किस पे पड़ा, थर्ड 5 ईयर प्लान पे। फिर देखो, द बिग डिबेट इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने देख लिया, सेकंड 5 ईयर प्लान देख लिया, थर्ड 5 ईयर प्लान इफ देयर इज। तो थर्ड 5 ईयर प्लान ये था कि अब हम बैलेंस करेंगे, है ना। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 में आया, उसका एम्फेसिस किस पे था, बैलेंसिंग पे, ठीक है। फिर देखो, द बिग डिबेट इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर। ये बिग डिबेट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट FYP यानी 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के बीच का कंपैरिजन है, जो थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में। क्रिटिक्स आर्ग्यूड प्लानिंग वाज बिकमिंग टू सिटी इंडस्ट्री ओरिएंटेड, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, जो विचार विमर्श करते थे, मतलब हर चीज़ की बारे में प्रो एंड कॉन्स बताते थे, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बस सिटी सेंटर हो रहा है, कि मतलब बस शहरी विकास और इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही सोचा जा रहा है। फिर देखो, अदर्स वांटेड ग्रेटर प्रायोरिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और लोग क्या चाहते थे कि एग्रीकल्चर और एग्रो, क्योंकि इन 5 सालों में तो एग्रीकल्चर को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, तो वो चाहते थे ना कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, यानी जो इंडस्ट्रीज, जो अगर इंडस्ट्रीज का ही सोचा है कि हम उद्योग ही करेंगे तो वो एग्रो बेस्ड हो ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्रीकल्चर का थोड़ा और ध्यान दे दिया जाए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ना अभी हम आत्मनिर्भर भारत हैं, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ कमी थी, तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा किन पे डिपेंड करते थे, फॉरेन चीज़ों पे, फॉरेन सामान पे, ठीक है। प्लानर्स हैड टू बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ फूड सिक्योरिटी। थर्ड 5 ईयर में क्या करना पड़ा प्लानर्स को, बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ फूड सिक्योरिटी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किससे बैलेंस करना पड़ा, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में ध्यान देंगे तभी तो ज़्यादा अनाज होगा, तभी तो फूड सिक्योरिटी रहेगी। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने पे उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। सो रिमेंबर द टेंशन नॉट जस्ट द डेट्स। अब मैंने आपको इसलिए बताया कि फास्ट, स्लो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, देन बैलेंसिंग। तो CUET भी यही कहता है, रिमेंबर द टेंशन नॉट द डेट्स। डेट नहीं याद रखनी है, सिर्फ याद रखनी है, पर सिर्फ डेट नहीं याद रखनी, टेंशन्स भी याद रखने हैं कि हाय सेकंड में तो टेंशन आ गया कि हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट में इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट में इतने स्लो गए, सेकंड में इतने फास्ट गए। तो ये टेंशन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग द केरला मॉडल। अब प्लानिंग को कैसे डिसेंट्रलाइज्ड करते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी एक चीज़ें होती हैं, सेंट्रल लेवल का मतलब एक जगह है और वो सारी जगहों के प्लानिंग के लिए डेवलपमेंट की प्लानिंग करेगा। तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड कैसे किया गया, इसका एक केरला मॉडल है जो हम पढ़ते हैं इस स्लाइड में। प्लानिंग नीड नॉट ऑलवेज बी सेंट्रलाइज्ड और इंडस्ट्री फोकस्ड। तो प्लानिंग को ज़रूरत नहीं है कि हमेशा सेंट्रलाइज एक ही व्यक्ति सबकी प्लानिंग करे या फिर इंडस्ट्री लेवल पे भी हो, है ना, ही हो। केरला मॉडल स्टड एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इसमें केरला मॉडल जो था ना प्लानिंग का, इसने क्या किया, इसने स्ट्रेस किस पे दिया, मतलब किस बारे में ज़्यादा सोचा। केरल में मॉडल आया, जो केरल ने मॉडल दिया, केरला मॉडल, जिसने किस बारे पे किस विषय में ज़्यादा ध्यान दिया, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लैंड रिफॉर्म पे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन की। ज़रूरी नहीं है आप एक ही दो चीज़ों के प्लानिंग के बारे में सोचो, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर, और भी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचो। और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, लैंड रिफॉर्म, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचो। सिर्फ सेंट्रलाइज होके सिर्फ एक बार एग्रीकल्चर, सिर्फ एक बार इंडस्ट्रीज नहीं सोचो, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्व पीपल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन। और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सिर्फ कैबिनेट में बैठे या प्लानिंग कमीशन के लोगों को ही नहीं इन्वॉल्व करें, वो किनको इन्वॉल्व करें, पीपल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, जो आम लोग हैं और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करो। वो ज़्यादा चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे देख के बता रहे हैं ना कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ की प्लानिंग करने से डेवलपमेंट बेहतर हो सकती है या फिर ख़राब हो सकती है। फिर देखो, लोकल प्लानिंग एनकरेज्ड पार्टिसिपेशन एट पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो लोकल प्लानिंग ने किस लेवल पे किनको ज़्यादा कहाँ से पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज किया, कि कहाँ के लोग भी एनकरेज होकर पार्टिसिपेट करने हैं प्लानिंग में, डेवलपमेंट की, पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। की आइडिया पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, यानी केरला मॉडल क्या था, ये है हमारा केरला मॉडल, केरला मॉडल ऑफ प्लानिंग। यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं, व्हाट वेयर द लिमिट्स ऑफ प्लानिंग। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो उसकी कोई एक लिमिट होनी चाहिए, बिना ऐसे तो नहीं ना कि चलो हो जाने दो, जहाँ तक हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी लिमिट्स क्या थी, तो देखो लिमिटेशंस क्या थी, ग्रोथ वाज नॉट फास्ट एनफ टू एलिमिनेट पॉवर्टी। अब इसकी लिमिट ये थी ना कि हमने भले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम एलिमिनेट करेंगे पॉवर्टी को, इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं था, नॉट फास्ट एनफ, इतना तेज ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा था कि पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दे, हटा दे। फिर क्या था, प्लानिंग प्रायोरिटी समटाइम्स टिल्टेड टुवर्ड्स सिटीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज। और प्लानिंग ना ज़्यादातर किस ओर झुक जाती थी, इंडस्ट्रीज और सिटीज़ की ओर, शहरों की ओर। जब भी अब भी हम सोचते हैं कि डेवलपमेंट, तो हमारे दिमाग में डेवलपमेंट के नाम पे क्या आ जाता है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें है ना, तेज़ दौड़ती गाड़ियाँ, रेलवे, ये सारी चीज़ें ही आती हैं हमारे दिमाग में जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। पर एक्चुअली में डेवलपमेंट सिर्फ यही होता है, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब है कि छोटे लेवल पे, नीचे लेवल पे, गाँवों के बारे में भी इतना ही सोचा जाए,
लेकिन प्लानिंग कमीशन या फिर जो 5 ईयर प्लान्स थे ना, उनकी लिमिटेशंस हो जाती थी, वो लिमिट हो जाते थे कहाँ तक, मैक्सिमम टाइम इस तरफ शहरों की ओर या बड़ी बड़ी सिटी लाइफ इंडस्ट्रीज़ की ही ओर वो टिल्ट हो जाते थे कि उनके डेवलपमेंट की प्लानिंग ही करते रह जाते थे। फिर देखो, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन कुड स्ट्रेन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो फूड सिक्योरिटी और इस एग्रीकल्चर वाले फील्ड के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता था। फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट मैटर, और इससे इंडस्ट्रीज और वगैरह पे ध्यान देने से क्या हो रहा था ना कि फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज यानी लेना देना, आदान प्रदान बहुत ज़्यादा मैटर करने लग गया था देश के इकोनॉमी में। फिर देखो, बाय द मिड 1960s प्लानिंग मोमेंटम वीकेंड एंड द फोर्थ प्लान वाज डिलेड। तो 1960s तक जो ये प्लानिंग कमीशन, क्योंकि कभी एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, कभी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, फिर कभी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के बाद किसी तरह 1960s में ना बहुत धीमे हो गई थी रफ्तार प्लानिंग कमीशन की। और जो 4th 5 ईयर प्लान आया ना, जो कब आना था 1966 में, वो काफ़ी देर से आए, ठीक है। फिर देखो, बट अ फाउंडेशन वॉज लेड, लेकिन भले ही लिमिटेशंस थी, भले ही कमियाँ थी, लेकिन एक फाउंडेशन तो रख दिया गया था, नींव तो भाई बना दी गई थी कि हमारा प्लानिंग कमीशन है जो हमारे डेवलपमेंट को प्लान करेगा, 5 ईयर प्लान्स बनाएगा। इसके फायदे क्या थे? पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंडेड। पब्लिक सेक्टर की जो कैपेसिटी थी ना, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने से लेके बाकी जो खुद का प्राइवेट का कुछ शुरू करने वाले थे, उनकी वो एक्सपेंड हो गए, मानी वो बहुत ज़्यादा उभर के आने लगे। फिर क्या था? लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप्ड। अब हम इंडस्ट्रीज बार बार कह रहे हैं, तो क्या लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ इससे, ठीक है। फिर प्लानिंग क्रिएटेड अ लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट। अब चूंकि होते ही थे 5 ईयर प्लान्स, तो ना ये लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क कर देते थे, एक फ्रेम बना देते थे कि अगले 5 सालों तक क्या होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या नहीं। तो हमें चिंता नहीं करने की ज़रूरत पड़ती थी, यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे मैंने कहा, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो सोचना नहीं पड़ता था कि अगर ये हो जाएगा तो कैसे हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे या ये नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ती थी, लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क हो जाता था हमारे पास। बाय द अर्ली डिकेड्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेयर इन प्लेस। और अर्ली डिकेड्स में ही बिकॉज ऑफ प्लानिंग कमीशन हमारे डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक क्या बन गया, एक प्लेस पे आ गया, मतलब एक स्टेबिलिटी आ गई कि हाँ हम थोड़ा थोड़ा चलो हम कुछ तो ग्रो कर रहे हैं, एक आ गया ना यार अब कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो ऐसा सा फील आ गया, एक प्लेस फील नहीं आया, ऐसी सी एक जगह आ गई इंडियन डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी की। फिर देखो, हम पढ़ते हैं आप क्विक रिवीजन, जो हमने अभी तक पढ़ा उसका थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 1944 में आया बॉम्बे प्लान, जिसमें था इंडस्ट्रियलिस्ट बैक्ड प्लान डेवलपमेंट, जिसमें जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने किस चीज़ को बैक किया, यानी क्या फरमाइश करी, एक प्लान डेवलपमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए, सरकार बनाए प्लान करे कि कैसे हो और हम उस पर काम करेंगे। फिर देखो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के द्वारा, फर्स्ट 1950 के मार्च में, ठीक है, क्या बना, प्लानिंग कमीशन बना। फिर 1951 से 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जिसमें एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म, और इसकी पेस थी क्या, स्लो। 1955 से 61 में सेकंड प्लान आया, 5 ईयर प्लान, जिसकी स्पीड थी फास्ट और जिसे महालनबीस प्लान कहा गया। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन बन गई नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, ठीक है। ये था आपके चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से पॉइंट्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।